हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस सब्जेक्ट के वैदिक काल को अच्छे से पढ़ लिया था। दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दशा को अच्छे से जान लिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे और उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा को समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि आपका कोई भी एक दिवसीय एग्ज़ाम हो तो वहाँ से क्वेश्चन जो होंगे वो हिस्ट्री से ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोशल साइंस यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और कवर क्या दोस्तों, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका कोई भी एक दिवसीय जो एग्ज़ाम होगा उनमें यहीं से ही क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दशा क्या थी। तो दोस्तों, यहाँ से देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। इसका जो समय था वो था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जब लोहे का आविष्कार हो गया तो आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक रूप था उसमें दोस्तों बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जिस तरीके से ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में जाना था कि जो राजा होता था, ठीक है, वो एक कबीले पर शासन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था। ठीक है, यानी जो जन था उसका आकार बड़ा हो गया। ठीक, यानी कबीला जो पहले था छोटा, अब वो क्या बन गया, बहुत से कबीले मिलकर दोस्तों क्या हुए, वो बड़ा प्रदेश एक बन गए। ठीक है, यानी ये कबीले मिलकर एक बड़े प्रदेश का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, भरत और पुरु ये दोस्तों छोटे कबीले थे, ये मिलके कुरु का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक प्रदेश बना लेते हैं कुरु। ठीक, तुर्वश और क्रीवी ये मिलकर पांचाल कहलाए। क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों राजा का महत्व बहुत बढ़ गया था, उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ठीक, राजा के अधिकार बढ़ने से सभा और समिति का महत्व कम हो गया। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने सभा और समिति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था, राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व कम हो गया क्योंकि यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो गया। ठीक है, रत्निन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 17 हो गई। ये रत्नी जो थे वो उच्च पदाधिकारी होते थे। ठीक है, कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर लिया जाने लगा। ठीक, उसके बाद सेना और न्याय अभी पूर्णतः स्थायी नहीं था। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे राजसू यज्ञ को, तो यह राजा के राज्याभिषेक हेतु यानी प्रतिष्ठा हेतु होता था। अश्वमेध यज्ञ ये होता था राज्य विस्तार के लिए। वाजपेयी यज्ञ ये होता था शांति प्रदर्शन के लिए। अनिष्टोम यज्ञ भी होता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो राजा था इसका ये पद यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यानी ये पूर्व के जो पूर्व प्रदेश के जो राजा होते थे उनको सम्राट कहते थे। ठीक है, पश्चिम प्रदेश के जो भी राजा होते थे उनको उस वक्त स्वराट कहते थे। उत्तर के दोस्तों यानी उत्तर क्षेत्र के जो भी राजा हुए उनको विराट कहा गया। और दोस्तों दक्षिण के जो राजा हुए हैं, ठीक है, उनको भोज यहाँ पर कहा गया। ठीक है, यानी पूर्व के जो पूर्व दिशा की ओर जो भी सम्राट या मतलब राजा वगैरह हुए हैं, ठीक है, उनको सम्राट कहा गया। पश्चिम में उसको स्वराट कहा जाता था, उत्तर में विराट और दक्षिण में दोस्तों उसको भोज कहा गया। ठीक, तो उम्मीद करते दोस्तों यहाँ इसको अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अनिष्टोम यज्ञ, ठीक, और राजसू यज्ञ, इनके बारे में दोस्तों आगे विस्तार से हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से सामाजिक दशा। तो दोस्तों जो परिवार था, सामाजिक दशा में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे यानी सामाजिक जीवन में देखेंगे परिवार, ग्राम, विश्व और जन। दोस्तों समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो था परिवार, परिवार से ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना और विश्व से दोस्तों जन बनता है। ठीक है, यानी एक ये क्रम था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म आधारित हो गया। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने जाना था कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो उस वक्त वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो था
कर्म आधारित, यानी जैसा आप काम करेंगे उसी तरीके से आपका जो वर्ण होता था वो निर्धारित होता था। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जन्म आधारित हो गया। ठीक है, जब जन्म आधारित हो जाएगा तो क्या होगा, जिस वर्ण में आप जन्म लेंगे, यानी अगर आप ब्राह्मण जन्म वर्ण में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, यानी ये 4 वर्ण थे, और इन वर्णों में जिसमें आपका जन्म होगा आप उसी वर्ण के कहलाएंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों की शुरुआत होती है। ठीक, तो ये आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें दोस्तों जो जीवन था वो बताया गया है कि मानव का जीवन 100 वर्ष मान लिया गया, और प्रत्येक आश्रम को दोस्तों 25-25 वर्षों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, जैसे यहाँ पर ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, ठीक, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। ठीक, और इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो आश्रम था वो गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम में यह था कि आप यहाँ पर शिक्षा वगैरह ग्रहण करें, ठीक, 25 साल तक। फिर उसके बाद 25 से 50 गृहस्थ, 25 साल के बाद आप गृहस्थ जीवन में यानी शिक्षा प्राप्त करके आप घर को आएंगे गुरुकुल से। ठीक, यहाँ पर आपका शादी विवाह होती है। ठीक, शादी संपन्न होगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन को आप अच्छे से यहाँ पर गुजारेंगे। ठीक, तो ये जो गृहस्थ आश्रम है दोस्तों इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। वानप्रस्थ आश्रम में दोस्तों ये होता है जहाँ आपकी एज 25 से 75 वर्ष के बीच का जो ये आश्रम होता है, तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर गृहस्थ जीवन को थोड़ा सा त्यागना पड़ता है, और वनों की ओर धीरे धीरे यानी ईश्वर की ओर थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ता है। संन्यास में दोस्तों क्या होता है, जैसे 75 साल आपकी एज हो जाती थी उस वक्त, ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से आदमी संन्यास ग्रहण कर लेता था, और अपना जो समाज होता था उसको छोड़ के वो सीधा सा कहाँ जाता था, वो वनों की ओर निकल जाता था। ठीक है, यानी समाज से बिल्कुल बहुत दूर चला जाता था। ठीक, उसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम जबालोपनिषद में, ठीक है, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का दोस्तों वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों आता है कि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का वर्णन किस में मिलता है, तो ये जबालोपनिषद में मिलता है। इसमें दोस्तों स्त्री की दशा में गिरावट आई, पर्दा प्रथा की दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो जाती है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी दोस्तों ये होता है जो उस वक्त विद्वान मतलब होती हैं, ठीक है, शिक्षित पढ़ी लिखी। ठीक है, तो विद्वान का दोस्तों विद्वान पुरुष जो होता है वो विद्वान होता है। इसका जो विदुषी होता है जो महिला पढ़ी लिखी बहुत ही काबिल हो। ठीक, यानी यहाँ पर पढ़े लिखे पुरुष को विद्वान कहेंगे, पढ़ी लिखी महिला को दोस्तों विदुषी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ नाम मिले हैं, गार्गी मिला, गंधर्व मिला, मैत्रेयी मिला और कात्यायनी मिला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विवाह जो थे वो थे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो अनुलोम विवाह में दोस्तों क्या होता था कि उच्च वर्ग का, ठीक, वो निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था। ठीक है, और प्रतिलोम में ये हो जाता था कि निम्न वर्ग का जो लड़का था वो उच्च वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था। ठीक है, तो ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हो जाते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये दोस्तों यहाँ पर आए हैं वेदांग, यानी वेदों के ये अंग थे। तो इसमें दोस्तों आता है एक छंद आ जाएगा, कल्प हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी और व्याकरण। ये दोस्तों अच्छे से इन 6 को आप याद कर लीजिएगा। 6 वेदांग हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, कि वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं। वेदांग कौन कौन से हैं, आप 6 नाम याद कर लीजिएगा, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा और व्याकरण यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आर्थिक जीवन। ठीक है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन बताइए, या उत्तर वैदिक काल की आर्थिक दशा क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रमुख जो व्यवसाय था वो था कृषि, लोहे की खोज के कारण। ठीक, कांटक संहिता में दोस्तों 24 बेलों वाले हल का वर्णन किया गया है यहाँ पे। दूसरा प्रमुख जो व्यवसाय था वो था पशुपालन, उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला, लेकिन सिक्के का प्रचलन दोस्तों नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीयकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं। तो आर्थिक जीवन में आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है धार्मिक जीवन। यज्ञ कर्मकांडों का दोस्तों महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में दोस्तों संघर्ष का दौर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, प्रमुख देवता इसमें देखते हैं कि प्रजापति, ये सृजन के देवता थे। ठीक, सृष्टि का निर्माता। ठीक, यानी जो प्रजापति थे ये सृजन के देवता थे, इनको सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है।
इंद्र और अग्नि देवताओं का महत्व पहले जैसे नहीं रहा। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि ये प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व दोस्तों पहले जैसा नहीं रहा, यानी इनका महत्व कम हो गया। ठीक, विष्णु को सर्वछत्रक के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक, यहाँ पर पूषण, ठीक, ये शूद्रों के देवता के रूप में जाने लगे। ठीक है, पशुओं के देवता के रूप में दोस्तों रुद्र इस काल में महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं यज्ञ जो हुए हैं उनको, राजसूय यज्ञ ये प्रतिष्ठा हेतु, वाजपेयी यज्ञ ये शांति प्रदर्शन के लिए, अश्वमेध यज्ञ ये होता था राज्य विस्तार के लिए। बाद दोस्तों यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता दोस्तों थी। उपनिषद में दोस्तों यज्ञ की निंदा की गई है और कहा गया है, ठीक, कि और दोस्तों मुंडकोपनिषद में दोस्तों कहा भी गया है कि यज्ञ एक ऐसी नाव है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस जो कोटेशन है या इस ये जो वाक्य है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि यज्ञ एक ऐसी नाव है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि प्रमुख दर्शन और उसके दोस्तों यहाँ पे रचयिता या उसके प्रवर्तक। ठीक, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको डीएलएड में जरूर मिलेगा। डीएलएड के अलावा दोस्तों अन्य जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चारवाक ये भौतिकवादी था। ठीक, इसके जो प्रवर्तक या रचयिता थे वो थे चारवाक। सांख्य दर्शन, ठीक है, इसके जो रचयिता या प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन, इसके जो रचयिता पतंजलि। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम। पूर्व मीमांसा के दोस्तों जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक, और वैशेषिक के कड़ालिया उलू। ठीक, तो दोस्तों ये दर्शन थे, ये इनके रचयिता थे दोस्तों। तो यहाँ से भी इनको याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप टैली बना लीजिएगा अपनी नोटबुक पे और इसी तरीके से दोस्तों इनको याद कर लीजिए। ठीक, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। कुछ ऋग्वेद में नदियाँ मिली हैं। ठीक है, ये प्राचीन नदी यानी ये ऋग्वैदिक कालीन नदी हैं। ये वर्तमान में, ठीक है, ये इनका नवीन नाम है। जैसे शतुरुदी। ठीक है, तो शतुरुदी नदी ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया शतुरुदी नदी का। तो ये वर्तमान में कौन सी नदी है? सतलज नदी है। परुषणी, ये जो रावी नदी इसको परुषणी कहा गया है। ठीक, चेनाब नदी को दोस्तों ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। उसके बाद दोस्तों व्यास नदी को ऋग्वेद में विपाशा कहा गया है। गोमल को दोस्तों गोमती कहा गया है। काबुल को कुभा कहा गया है। और उसके बाद घग्घर को दरस्वती और गंडक को दोस्तों सदानीरा। कुर्रम को क्रूमु। सिंधु को दोस्तों सिंधु कहा गया है। स्वात को सुवस्तु कहा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ थीं। ठीक, प्राचीन नाम जो है ये ऋग्वैदिक काल के हैं। ये नदी जहाँ पर लिखा हुआ ये नवीन नाम है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वाली जो ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और यहाँ से प्रमुख दर्शन, ठीक, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल की जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन दशा या स्थिति थी उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बताए गए जो मुख्य बिंदु हैं इनको अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।